तो ठीक है, इसको नोट डाउन करो। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो, मैंने किया हुआ है, नोट करो इसको। एटॉमिक रेडियस का क्लास का यहाँ पे है, वो वैलेंट रेडियस। फिर आगे बढ़ते हुए इसमें यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कोवेलेंट रेडियस से। सर आयोनिक रेडियस भी रहता है? बताओ। आयोनिक रेडियस भी रहता है ना? बिल्कुल अलग से देखेंगे हम लोग, अभी आएगा वो आयनिक कोवेलेंट, ये आयनिक में कैटायनिक की वैल्यू सारा रेडियस देखेंगे। फर्स्ट है इसमें कोवेलेंट रेडियस। देखो इसमें जो J3 के लोग इसमें है, हम लोग इनर्ट पहले भी हुआ था J3 में, यहाँ से बिल्कुल तो J3 में भी हुआ था। एटॉमिक रेडियस से स्टार्ट करना उनको भी, यहाँ से ध्यान से देखना होगा सब लोग। फर्स्ट वन है इसमें कोवेलेंट रेडियस। अब यहाँ पे कोवेलेंट कोवेलेंट का डेफिनेशन लिखोगे कि one half of the distance between it is one half of the distance between centers of two nuclei. Centers of two nuclei in bracket of like atoms are called covalent radius. It is one half of the distance between the centers of तो तुम इसको नोट डाउन करना सुना है, और पिछले क्लास का जो हम लोग पढ़े हुए थे नेट पे, बस 2 मिनट में रिवाइज करो इसमें। बस मैं 2 मिनट में फैकल्टी रूम से कल का जो रिजल्ट आया हुआ था तुम लोगों के साथ ग्रुप पे भेजा भी गया था, तो उसी कल के रिजल्ट का बस 2 मिनट केक काटा, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। कल का रिजल्ट जो है मेडिकल का नेट का जो रिजल्ट आया हुआ था, मैं जस्ट 2 मिनट में आ रहा हूँ। केक काट रहा है फैकल्टी रूम में, जस्ट बगल में जो लोग आते हैं उनको पता है, तो फैकल्टी रूम में केक वगैरह कट रहा है, मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ।
सो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट हो गया है तो ठीक है। सर स्टूडेंट्स आए? हाँ, बताओ। ऑफलाइन कितने स्टूडेंट्स आए हैं? ऑफलाइन कितने स्टूडेंट्स हैं? ऑफलाइन एक भी नहीं है यहाँ पर। सर टाइम टेबल में ऑनलाइन लिखा था। हाँ, उसमें टाइम टेबल में ऑनलाइन दिया हुआ है तो ठीक है। मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि मैक्सिमम टीचर अभी दीपावली में घर चले गए हैं, इसलिए मैक्सिमम क्लास अगर तुम्हारा ऑनलाइन हो रहा है इसलिए ऑफलाइन तुम लोगों को नहीं बुलाएगा। तो जो भी है इसमें तो ठीक है, इसमें अगर ऑनलाइन हो तो ये ऑनलाइन ही है तुम लोग के, जब ऑनलाइन हो कोई दिक्कत नहीं हो इसमें। नेक्स्ट वीक से जब भी सर को पूछा था। कंप्लीट ऑफलाइन ही रहेगा। हाँ, बताओ। मैंने दीपक सर को पूछा था तो वो बोले कि बिल्डिंग की क्लीनिंग चालू है इसलिए ऑफलाइन नहीं होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे जो भी टीचर, एक दो टीचर मैं हूँ, मनीषा यहाँ पे है, उनका ही लेक्चर क्या हो रहा है अभी ऑफलाइन हो रहा है। बाकी टीचर्स का भी जो घर चले गए वो घर चले गए ऑनलाइन। इसलिए जब टाइम टेबल बन रहा था तो कौन से टीचर घर जा रहे हैं या कौन से यहाँ पे रुक रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ऑनलाइन कर दिया गया। तो ठीक है, जो टीचर ऑनलाइन, बाकी तो ऑफलाइन ही होगा तुम्हारा। और बाकी वही है, इसमें कल जो एक रिजल्ट था, एक बच्चे का रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा है। बाकी और भी रिजल्ट हैं, 10-11 रिजल्ट है, क्योंकि नीट की बात करूँ अगर मैं तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा रहा है। बट एक बच्चे का जो रिजल्ट था वो भी पिछले साल तो जेई एडवांस में नासिक टॉपर, नासिक सिटी टॉपर था वो। इस बार भी जो यहाँ का बच्चा है 685 आउट ऑफ 720, ये भी नासिक सिटी टॉपर है यहाँ पे। दैट मींस तुम लोगों को भी ऐसा करना है यहाँ पे, कभी भी एक साल टाइम है तुम लोगों के पास। 11 तो दिसंबर जनवरी तक में तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। फिर जो 12th स्टार्ट होगा दैट मींस अभी एक साल का पीरियड तुम लोगों का इस नवंबर से लेकर नेक्स्ट नवंबर 2020 तक वो काफी इंपॉर्टेंट ईयर है तुम लोगों के लिए। तो तुम लोग भी ऐसा कुछ करो, एक साल में ऐसा मेहनत करो कि तुम लोगों का भी केक काटा जाए। फिर जब रिजल्ट आएगा तुम लोगों का मेंस का, एडवांस का, ऐसा कुछ काम करना है तुम लोगों को। तो अभी से अगर ढंग से मेहनत करते रहोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि 2023 में जब एग्जाम दोगे तुम लोग मेंस या एडवांस का, तुम लोगों का भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा। बट कंसिस्टेंट रहना होगा, ऐसा नहीं कि आशा ने मोटिवेट कर दिया जो भी सर है, एक दो दिन तो पढ़ाई कर लिए फिर वही अपना जो रूटीन था नॉर्मल उसी पे आ गए। तो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा तो फिर रिजल्ट आ पाता है। 6 आवर सेल्फ क्रिटिकल तो डेली बेसिस पे करना पड़ता है। एक ये ध्यान रखना तुम लोगों को कि जब भी पढ़ाई करो तो कंसिस्टेंट वे में करो, और पूरा अगर एक साल में ढंग से पढ़ लेते तो फिर तो आगे के जो लाइफ है बहुत अच्छा। मतलब एक बार आईटी में पहुंच गया, 90 में पहुंच गया है, आगे का लाइफ बिल्कुल सेट हो जाता है। तो ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। इसमें जो आता है वॉलंटरी है, इसका डेफिनेशन क्या आता है कि one of the distance between the centers of two nuclei, थोड़ा बहुत इसको ऐड कर दूंगा इसमें, सेंटर्स ऑफ टू न्यूक्लियाई bounded by the
सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड कोवैलेंट रेडियस। ये तो डिफिनेशन था, ये आर कॉल्ड सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, बॉन्डेड वाला सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड कोवैलेंट रेडियस। अब इसको समझना है इसका मीनिंग क्या है। देखो इसमें कोवैलेंट बॉन्ड आ रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन सबको पता है। इसमें कोवैलेंट का यहां पर दिया है म्यूचुअल सेविंग ऑफ, मैंने देखो एक मिनट वेट करो, शायद को आ रहा है तो बता रहे इसमें। तो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे है। तो जो इसमें कोवैलेंट बॉन्ड आ रहा है म्यूचुअल सेविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कोवैलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है तो इसके बीच में होता है मेटल मेटल, मेटल नॉन मेटल और नॉन मेटल नॉन मेटल। ये तो पढ़े होगा 10th में, बताओ इसमें कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन इसके बीच में होगा मेटल मेटल, मेटल नॉन मेटल या नॉन मेटल नॉन मेटल। एनीवन? तो देखते हैं, ये तो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन इसके बीच में होता है नॉन मेटल, नॉन मेटल नॉन मेटल हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे कोई डायग्राम और बहुत समझ के इसमें ये कोई एटम है टेक्स रैंडम से मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, ये मान और ये दूसरा एटम कोई और है इसमें ले रहे। अब जो डिफिनेशन आ रहा था यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी का क्या दिखा रहा हूँ यहाँ पे, सेंटर्स ऑफ टू न्यूक्लियाई 1 2, ये दोनों एटम और यहाँ पे हमारा ब्रैकेट में जो लिख रखा है लाइक एटम, लाइक एटम का मतलब क्या है, सेम एटम वाला ए और ए, या होमो एटम हो या लाइक एटम, दोनों सेम एटम है और इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये क्या आ रहा है यहाँ पे, इसको कुछ भी नहीं दे दो मैथमेटिकली दे सकते हो कि इसको क्यू बोल लो। यहाँ पे तो रेडियस होगा आर कोवैलेंट, आर का मीनिंग क्या है, आर कोवैलेंट लिखने का मीनिंग है कोवैलेंट रेडियस। और जो कोवैलेंट रेडियस होता है दोनों सेंटर्स के जो बीच का डिस्टेंस है उसको क्या बोले, डी पी क्यू। दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस क्या कहते हैं, डी पी क्यू डिवाइडेड बाय 2। इसमें जो डिफिनेशन आ रहा था तुम लोगों का यहाँ पे तुमने लिख रखा है, 1/2 of the distance between the centers of polynuclei, दो न्यूक्लियस के बीच का जो सेंटर्स ऑफ लाइक एटम्स बाउंडेड बाय द सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से बाउंडेड हो और उसके बीच का जो डिस्टेंस आ रहा है पी क्यू, दोनों सेंटर्स के दोनों न्यूक्लियस के डिस्टेंस आ रहा है और उसका क्या होगा, इट इज 1, में डिफिनेशन में इम्पोर्टेंट कर दो है, it is 1/2 of the internuclear distance। तो इसको क्या करना, हाफ कर देना यहाँ पे, एक एटम का निकल जाएगा। तो दोनों सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस आ रहा है dpq डिवाइडेड बाय 2, ये क्या होगा तुम्हारा कोवैलेंट रेडियस यहाँ पे। तो जो कोवैलेंट रेडियस होता है वो दो एटम के बीच का जो दोनों सेंटर्स के बीच का जो आ रहा है यहाँ पे, सेंटर्स बोलो या फिर न्यूक्लियस बोलो, यहाँ पे मैथमेटिक्स में पढ़ते हो तो वहां पे क्या है, ये सेंटर और दूसरा सेंटर, उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए किसी एक एटम का, वो कोवैलेंट रेडियस निकल के आ जाता है यहाँ पे। तो सिंपल सा मीनिंग है यहाँ पे कि दो एटम जिसमें कि कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा हो, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा हो और उसके बीच का जो डिस्टेंस आ रहा है वहां पे न्यूक्लियस के बीच का, उसको अगर 2 से डिवाइड कर दें किसी एक एटम के अक्रॉस, वो क्या निकल जाएगा, कोवैलेंट रेडियस, उसका रेडियस निकल के आ जाएगा। और ये सबसे जो वैल्यू यूज करते हैं, इट इज मेनली यूज्ड फॉर नॉन मेटल। ये मैंने किसके यूज किया है यहाँ पे, नॉन मेटल्स के लिए।
क्योंकि नॉन मेटल में क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो जहां पर भी तुम्हारा कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वहीं पे क्या होगा, कोवलेंट रेडियस डिफाइन हो पा रहा है। इसके बाद ऐड कर लेते हैं यहाँ पे हाफ, इट इज वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू न्यूक्लियाई बाउंडेड बाय अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड कोवलेंट रेडियस। सेकंड वन है, इसमें बस डिफिनेशन देखते हैं, यहाँ पे कोई क्वेश्चन यहाँ बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है इस पार्ट से, तो देखते हैं कि कोवलेंट मेटालिक और वैन डर वाल होता है क्या है। सर वो डी का मतलब क्या था? अब बताओ डी का मतलब डिस्टेंस। क्या पूछ रहे हो, कुछ क्वेश्चन फिर रिपीट करो, क्या पूछ रहे हो। सर डी सर का वो डी मतलब का मतलब पूछ रहा है। डिस्टेंस है वो। तो डी का मतलब डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू, तो यहाँ पे पी क्यू आ रहा है, तो डी डी पी क्यू यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू, ये दोनों सेंटर्स आ रहे हैं, इसके बीच का डिस्टेंस, तो डी क्या आ रहा है यहाँ पे डिस्टेंस। इसको मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू डिवाइडेड बाय, इसी को 2 से डिवाइड कर दोगे क्योंकि यहाँ पे क्या है कि 1/2 ऑफ द इंटर, ये जो डिस्टेंस आ रहा है यहाँ पे है उसी को 2 से डिवाइड कर देंगे, ये किसी एक एटम का वो कोवलेंट रेडियस आ जाएगा। सर आपकी आवाज बीच में बंद हो जाती है। एक मिनट, यहाँ पे फिर कुछ नहीं सर ठीक ये है। नेटवर्क के ऊपर एकदम हो है, सर मतलब स्लो हो जाती है आपकी आवाज। बीच बीच में कट जा रहा था। सर वो माइक से आप दूर हो ना, इसलिए। यस सर, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ सर, क्लियर नहीं आ रही है। चलो ठीक है, इसमें मैं थोड़ा कुछ धीरे धीरे बोलने की कोशिश करता हूँ, शायद कुछ इको वगैरह भी हो रहा है। नहीं सर, आप माइक से दूर हो इसलिए वो आवाज ऐसे हाँ आती है। सर आप माइक के पास आ जाओ। ओके चलो ठीक है। सेकंड वन है इसमें मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस, और नेम से क्लियर है कि मेटालिक रेडियस किसके लिए यूज हो रहा होगा, मेटल्स के लिए, और ये किसके लिए यूज हो रहा था, नॉन मेटल्स के लिए। यहाँ तक नोट डाउन कर लियोगे सब लोग। अब इसका डेफिनेशन नोट कर लोगे, तो इसका डेफिनेशन नोट कर लेना, यहाँ पे मेटालिक रेडियस क्या होता है यहाँ पे। अभी तो प्रॉपर हुआ है सारा। यस सर। नो सर। यस सर आ रहा है। तो ठीक है, अभी आ रहा है, तो ठीक है, इसका डेफिनेशन नोट कर लोगे मेटालिक रेडियस का। इसका डेफिनेशन नोट करना यहाँ पे है, it is 1/2 of the it is 1/2 of the it is 1/2 of the distance between the nuclei. It is 1/2 of the distance between the nuclei. Distance between the nuclei of two adjacent metal atoms. It is 1/2 of the internuclear distance, the simply distance. It is 1/2 of the distance between the nuclei of two adjacent metal atoms. The nuclei of two adjacent metal atoms in the metallic crystal lattice. In the metallic crystal lattice. In the metallic crystal lattice. सर आप लास्ट से
बिल्कुल मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, मैच करा लो इसमें। It is 1/2 of the distance between the nuclei of two adjacent metal atoms. The nuclei of two adjacent metal atoms in the metallic crystal lattice. In the metallic crystal lattice. अब इसमें तो कुछ टर्म आ रहा है यहाँ पे, इसका मैं अगर डायग्राम ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो दोनों में डिफरेंस ये था यहाँ पे है कि कोवैलेंट और मेटालिक में डिफरेंस ये होता है, इसमें टर्म आ रहा है कि एडजेसेंट मेटल। तो एडजेसेंट मेटल का मीनिंग क्या यहाँ पे है कि ओवरलैप नहीं करेगा, जबकि यहाँ पे जो दोनों एटम था ए और ए, ये ओवरलैप कर रहा था। क्लियर है? और यहाँ पे कोई ओवरलैप नहीं हो रहा है इस चीज का। और जब ओवरलैप नहीं इस एटम का यहाँ पे जो रहेगा सेंटर, इसका जो न्यूक्लियाई होगा यहाँ पे, इसके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा यहाँ पे, इसको मान लो पी है और ये क्यू है, ये क्या आ रहा है यहाँ पे पी क्यू। इसके बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ पे, अगर हम लोग आर मेटालिक लिखें यहाँ पे, आर मेटालिक इक्वल टू, यहाँ पे जो डिस्टेंस आ रहा है यहाँ पे दोनों सेंटर्स के बीच का, दोनों यूनिट्स के बीच का यहाँ पे पी क्यू डिवाइडेड बाय ये क्या होता है इसमें मेटालिक। इसमें भी टर्म आ रहा था क्रिस्टल मेटल लेटिस, मेरा उसका मीनिंग क्या है? तो मेटालिक क्रिस्टल लेटिस का मीनिंग ये है कि जो तुम्हारा मेटल्स का अरेंजमेंट होता है, तो मेटल्स का अरेंजमेंट उस स्टेट से होता है जो कि आगे चैप्टर में फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ोगे, इसमें सॉलिड स्टेट में। तो मेटल्स का जो अरेंजमेंट होता है किसी क्रिस्टल लेटिस में, उसी स्टेट से अरेंजमेंट होता है उसका। अब इसमें से मैं किसी भी दो एटम को मैग्नीफाई करके मान लो ये दो एटम है जो कि एडजेसेंट पोजीशन पे आ रहा है, ये अरेंजमेंट होता है किसी भी मेटल का किसी भी क्रिस्टल लेटिस में स्टेट से आता है। इसमें किसी भी दो एटम को मैंने यहाँ ले लिया है और इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है यहाँ पे, इसी को अगर हाफ कर दिया जाए यहाँ पे, वो क्या आ जाएगा इसमें मेटालिक रेडियस। तो दोनों में ये डायग्राम यहाँ पे याद रखोगे। आपकी आवाज स्लो हो जाती है सर हाँ, कट हो बताओ। रही है। सर, आपकी आवाज स्लो हो जाती है। सर हेडफोन पहन लो ना आप। सर आवाज ही नहीं आ रही आप आपकी। हाँ सर, हेडफोन पहन लो। एक मिनट देखो इसमें यहाँ का ही नेटवर्क कुछ इशू होगा पे। सर नेटवर्क इशू कुछ नहीं। तो ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ पे हम लोग। इसमें जो तुम्हारा आ रहा था जो मेटालिक क्रिस्टल लेटिस होता है, इसमें किसी दो एटम को यूनिट ले रहे हैं और इसमें जो दोनों एटम्स का जो न्यूक्लियस होगा इसके बीच का जो डिस्टेंस आ रहा है, इसी को अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो वही क्या आ जाएगा तुम्हारा आर मेटालिक मेटालिक रेडियस। मैं यहाँ पे ये बता रहा कि दोनों में डिफरेंस ये है, जब कोवैलेंट होता है तो उसको ओवरलैपिंग करते हुए डायग्राम दिखा रहा है, और इसमें जस्ट एडजेसेंट, इसमें जो डिफरेंस में टर्म आ रहा था कि एडजेसेंट मेटल, दोनों जो एटम्स आ रहा है क्या है एडजेसेंट, और एडजेसेंट अगर दिखा रहा है और इसके बीच का जो डिस्टेंस आ रहा है उसको 2 से डिवाइड कर दिया गया, क्योंकि डिफिनेशन में क्या था, इट इज 1/2 of the distance between the adjacent metal एडजेसेंट मेटल एटम्स का जो डिस्टेंस आ रहा था यहाँ पे सेंटर्स के बीच का, उसे डिवाइड करना तो एक आएगा मेटालिक रेडियस। और ये किसके लिए यूज किया जाएगा? इट इज मेनली यूज्ड फॉर मेटल्स। से लिख लो यहाँ पे, इट इज मेनली यूज्ड फॉर मेटल्स। तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, यहाँ पे कोवैलेंट और मेटालिक। कहीं पे याद रखने के लिए सिंपल तरीका है कि मेटालिक में एडजेसेंट पोजीशन पे रहेगा मेटल, ओवरलैप नहीं करेगा, और इसमें ओवरलैप कर जाता है। लास्ट वाला इसमें वैन डर वाल रेडियस। लास्ट वाला इसमें वैन डर वाल रेडियस।
वैन डर वाल रेडियस। अब इसमें डिफिनेशन में आ रहा था, मैंने क्या वर्ड लिखा हुआ था उसमें, सो जो लास्ट का जो सेंटेंस था वो क्या था इसमें, मेटालिक क्रिस्टल लैटिस। वो क्या आ रहा था वहां पे, मेटालिक क्रिस्टल लैटिस। यहाँ पे क्रिस्टल आ रहा है, यहाँ पे क्रिस्टल फॉर्म में यही आ रहा है, मेटालिक क्रिस्टल लैटिस। यही जो डायग्राम किसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे, मेटालिक क्रिस्टल लैटिस, जो कि मेटल्स का एलिमेंट होता है इस टाइप का, जो कि एक चैप्टर है सॉलिड स्टेट, उसमें मेटल्स का एलिमेंट पढ़ाया जाएगा, तो उसका पार्ट होता है। और इसी मेटालिक क्रिस्टल लैटिस में किसी दो एटम को मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, और उसके बीच का जो डिस्टेंस आ रहा है दोनों बिंदुओं के बीच का, उसको अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो वही क्या मेटालिक रेडियस। नेक्स्ट इसमें वैन डर वाल रेडियस, इसके लिए डिफिनेशन नोट करना है। वैन डर वाल रेडियस का तो इसका डिफिनेशन नोट करना है वैन डर वाल रेडियस का। It is 1/2 of the internuclear distance. It is 1/2 of the internuclear distance. It is 1/2 of the internuclear distance between two adjacent atoms. Internuclear distance between two adjacent atoms. Between two adjacent atoms in two nearest neighboring molecules. Into nearest neighboring molecule. Neighboring molecule. Internuclear distance between two adjacent atoms in two nearest neighboring molecules of the substance in solid state. Of the substance in solid state. मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से नोट है। It is 1/2 of the internuclear distance between two adjacent atoms in two nearest neighboring molecules of the substance in solid state. Two nearest neighboring molecules of the substance in the solid state. Sir, can you please repeat? रिपीट कर दे रहा हूं, बाकी ध्यान से नोट इसमें। It is 1/2 of the internuclear distance between two adjacent atoms in two nearest neighboring molecules of the substance in solid state. In solid state. अब इसका डायग्राम देखना है आपको। साइंस का सही निकालोगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो इसमें, अब यहाँ पे जैसे कि तुम्हारा दो मॉलिक्यूल है, मान लेते हैं कोई एक्स और एक्स है, ये तुम्हारा एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल आता है यहाँ पे। एक बार डिफिनेशन को रीड करो इसमें क्या आ रहा था वहां पे, टू नियरेस्ट नेबरिंग मॉलिक्यूल। तो नेबरिंग वर्ड मतलब क्या था, नेबरिंग वर्ड दैट मींस एक दूसरे के नजदीक आ रहा वहां पे है, टू नियरेस्ट नेबरिंग मॉलिक्यूल।
तो यहाँ पे एक ये मॉलिक्यूल आ रहा है H2 और ये दूसरा मॉलिक्यूल है H2 यहाँ पे। अब ये H2 और H2 मॉलिक्यूल है, उसके लिए एडजेसेंट पोजीशन आ रहा है। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस आ रहा है इस केस में यहाँ पे P और ये क्या है Q, ये जो एक अलग ये अलग मॉलिक्यूल और ये दूसरा मॉलिक्यूल आ रहा है। अब इसके बीच का जो डिस्टेंस आ रहा है यहाँ पे, एक इस एटम का जो PS होगा और इसके बीच का जो डिस्टेंस आ रहा है यहाँ पे, इसको 2 से डिवाइड कर दिया जाए, ये क्या रहेगा R van der Waals इक्वल टू dpq अपॉन 2। ये dv यहाँ पर क्या आ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन p एंड q डिवाइडेड बाय 2, ये क्या आ रहा है इसमें R van der Waals। और जो van der Waals रेडियस मेनली यूज किया जाता है, ये किसके लिए यूज किया जाएगा, नोबल केसेस के लिए। इट इज यूज्ड फॉर noble gases and also और नॉन मेटल्स में यूज कर लिया जाता है, यूज किया जाता है नोबल गैसेस के लिए। बाकी नॉन मेटल्स में भी इसको यूज कर लिया जाता है van der Waals। तो दोनों में यहाँ पे जो तीन पढ़ रहे थे यहाँ पे कोवैलेंट, मेटालिक और van der Waals, तो तीनों में बेसिक डिफरेंस अगर देखोगे तो कोवैलेंट में जब 2 ही एटम था वो ओवरलैपिंग कर रहा था, मेटालिक में 2 एटम था जो कि मेटल एटम होता है यहाँ पे वो जस्ट एडजेसेंट पोजीशन पे आता है। और इसमें अगर यहाँ पे देखो कि कोवैलेंट टाइप का आ रहा है, ये भी कोवैलेंट टाइप का आ रहा है और उसके बीच में मेटालिक एडजेसेंट पोजीशन का आ रहा है, तो दोनों का मिक्सर टाइप से आ रहा है। और इसी के बीच का जो डिस्टेंस आ रहा है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा R van der Waals। अब इसमें यहाँ पे देखने को मैं कि तीनों रेडियस में से लार्जर रेडियस कौन सा होगा, van der Waals, मेटालिक और कोवैलेंट में से एक ओवरऑल रेडियस कंपेयर करते हैं। ओवरऑल रेडियस की बात करें वो यहाँ पे है, तो सबसे लार्ज रेडियस जो रहेगा यहाँ पे वो वाला सर आवाज नहीं आ रही है क्लियर। यस सर इको हो रहा है। बीच में अटक रहा है, उसको बता रहा है इसमें देखते हैं बीच में अटक रहा है, कहीं ना वो नेटवर्क का इशू है कि इसमें। सर आवाज नहीं आ रही है। सर अटक नहीं रहा, आवाज ही नहीं आ रही कुछ भी। सर आप दूर खड़े हो सर बस आवाज नहीं आ सर रही। एको बहुत है वहां पर। इको हो रहा है सर, आवाज क्लियर है। इको हो रहा है तो ठीक है, मैं थोड़ा नजदीक ले आ रहा हूँ इसको, माइक को स्लो जैसा बता रहा हूँ इसमें। लगता है रूम अब ठीक एम्प्टी है है सर। इसकी वजह से। तो ठीक है, अब आएगा प्रॉपर सेल वाइज। यहाँ पे लोग ओवरऑल रेडियस की बात करते हैं, यहाँ पे है van der Waals, मेटालिक और कोवैलेंट में। तो सबसे ज्यादा जो लार्जर रेडियस होता है वो van der Waals। van der Waals रेडियस greater than metallic radius greater than covalent radius। अब देखो कि मेटालिक और कोवैलेंट में अगर कंपेयर करते हैं, पहले बताऊं ये क्या रहा था मेटालिक और कोवैलेंट क्या रहा था तुम्हारा, देखो डायग्राम कोवैलेंट में। कोवैलेंट में क्या हो रहा था, वही दो एटम थे वो ओवरलैपिंग कर रहा था वहां पे, और ये ओवरलैपिंग नहीं कर रहा है, जस्ट एडिशन पोजीशन पे आ रहा है। और अगर ओवरलैपिंग कर रहा है, ये जो डिस्टेंस होगा तुम्हारा इसमें ये कुछ कम हो जाएगा ड्यू टू ओवरलैपिंग, और डिस्टेंस अगर कम हो रहा है इसको 2 से डिवाइड किया जाए यहाँ पे तो क्या रहेगा, ओवरऑल कम ही रहेगा। मेटालिक और कोवैलेंट को कंपेयर करते हैं तो मेटालिक रेडियस ऑलवेज ग्रेटर देन कोवैलेंट रेडियस। रीजन डायग्राम से देख पा रहे हैं, इसमें ओवरलैपिंग नहीं करता है और इसमें ओवरलैपिंग कर रहा होता है कोवैलेंट बॉन्ड वाला। इसके चलते मेटालिक का मेटालिक रेडियस हमेशा कोवैलेंट से क्या होगा, ग्रेटर रहेगा। अब van der Waals और मेटालिक की बात करें तो मेटालिक में क्या रहा था, एडजेसेंट पोजीशन पे आ रहा था इसमें, और इसमें भी एडजेसेंट पोजीशन पे जा रहा है और ये दोनों अगर एडजेसेंट पोजीशन पे आ रहा है इस टाइप से यहाँ पे है। अब यहाँ देखते हैं अब ये दो मॉलिक्यूल के बीच में आ रहा था, ये H2 और ये H2, और जब दो मॉलिक्यूल के बीच में आ रहा है यहाँ पे है, इसके बीच में कुछ रिपल्सन भी होगा, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होगा और इधर का जो पूरे का आ रहा है इसके बीच में कुछ रिपल्सन भी होता है, जिसके चलते इसका ओवरऑल जो रेडियस होता है van der Waals का
तो ग्रेटर हो जाता है, क्योंकि इसमें टू डिफरेंट मॉलिक्यूल मेटालिक का एक ही एटम और एक ही एटम, दो एटम के बीच का एडिशन दे रहे हैं हम लोग। दोनों मेटल को एडिशन पोजीशन पे रखे हुए हैं, जबकि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल को एडिशन में रखे हुए हैं, जिसके चलते यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल के बीच का जो रिपल्सन वो ग्रेटर होगा। दैट मींस ओवरऑल ये जो डिस्टेंस होता है pq ओवरऑल ये ग्रेटर हो पाता है। हम लोगों को कैलकुलेशन करके यहाँ पे ये देखना है कि दो मॉलिक्यूल के बीच में दो मॉलिक्यूल एडिशन पोजीशन पे आ रहा है, दैट मींस ओवरऑल ग्रेटर रहेगा, और ये दो एटम एडिशन पोजीशन पे रखना है, दैट मींस एज कंपेयर टू दिस मेटालिक रेडियस का होगा स्मॉलर आता है। एक बार इसको याद रखना यहाँ पे है कि तीनों में कंपेयर करेंगे, इस टाइप से हम लोग कर पाते हैं। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन वाला पार्ट है वो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। यहाँ से कोई क्वेश्चन वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो बस तीन टर्म था, कोवैलेंट, मेटालिक और वैन डर वाल्स। अब जो क्वेश्चन वाला पार्ट होता है इसमें कि किसी ग्रुप में अगर जाते हैं हम उसमें इसको कॉपी करने हम आगे स्टार्ट करेंगे। डिफिनेशन ये तो तीन डिफिनेशन था, डिफिनेशन कभी नहीं आता है, डायग्राम वगैरह कभी नहीं आएगा इसमें। अब जो एटॉमिक रेडियस का जो ट्रेंड होगा, पीरियोडिसिटी रहेगा इसका कि किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, उसमें ऑर्डर क्या आएगा वहां पर। अभी तो आ रहा है प्रॉपर वॉइस या अभी भी ब्रेक हो रहा है? आ रहा है सर। चलो ठीक है, अब इसको नोट डाउन करते हुए यहाँ पे ये डायग्राम ड्रॉ करना है। और मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वैन डर वाल रेडियस मेनली किसके लिए यूज किया जाता है, नोबल गैसेस के लिए। क्योंकि क्या आगे बढ़ते हैं इसमें यहाँ पे नेक्स्ट है इसमें इन अ ग्रुप। अब यहाँ से ध्यान से देखोगे इसमें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है तुम्हारा कि किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम, जब हम लोग ग्रुप की बात करते हैं ग्रुप में क्या होता है, यहाँ पे जो वर्टिकल कॉलम्स है वो एक ग्रुप होता है वहां पे। तो जब भी ग्रुप की बात करते हैं उसमें क्या बोलेंगे, टॉप टू बॉटम। लेकिन मैं यहाँ पे एग्जांपल लेंगे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। किसी ग्रुप में अगर टॉप टू बॉटम जा रहा है उसमें एटॉमिक साइज क्या रहेगा तुम्हारा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज? इसमें एटॉमिक साइज किसी भी ग्रुप में अगर टॉप टू बॉटम जा रहा है तो इंक्रीज या डिक्रीज 10th में पढ़े होगा ऐसा कुछ? वो क्या होगा वहां पे, इंक्रीज। क्यों होता है इंक्रीज उसमें, वहां पे है रीजन क्या है? Number of सेल cells are बढ़ते सेल बढ़ते सही बिल्कुल। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स ऐड होता चला जाता है। अगर मैं एक का लिख कर भी बताऊं यहाँ पे कंफिगरेशन, तो लिथियम का क्या आ जाएगा तुम्हारा इसमें, यहाँ पे हीलियम 2s1, नियॉन 3s1, पोटेशियम का आर्गन 4s1, क्रिप्टन 5s1 और सीजियम का जेनॉन 6s1। इसमें जो नंबर ऑफ सेल्स है सेकेंड सेल ही है, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, सिक्स्थ सेल, इसमें नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे सिंपली लिखोगे कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज, atomic radius increases due to addition of new cells.
जैसे और इसमें वो टर्म क्या यूज करते हैं, टॉप टू बॉटम। जब भी टॉप टू बॉटम जाएंगे किसी भी ग्रुप में, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, एडिशन ऑफ न्यू शेल्स। अब हम लोग किसी पीरियड की बात करते हैं, जितनी कोई भी ग्रुप है किसी ट्रेंड को फॉलो करेगा, कुछ एक्सेप्शंस वगैरह तो हम अलग से देखेंगे, बट इन जनरल इसी ट्रेंड को फॉलो करते हैं। जब भी टॉप टू बॉटम जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, साइज इंक्रीज करेगा, साइज इंक्रीज करेगा ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल्स इन अ पीरियड। अब ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इन अ पीरियड। जब किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो क्या वर्ड यूज करते हैं, लेफ्ट टू राइट। जब भी किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते होता है, ये क्या रहेगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। अब इसमें कोई बता सकता है हमारे यहाँ पे कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं किसी पीरियड में, उसमें एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज या इंक्रीज? डिक्रीज। रीजन क्या होगा, तो बता सकते हो इसमें जब लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो क्यों डिक्रीज करता है? Number of protons are Number also of protons increasing, and so electrons. nuclear charge Size. increase attacks the electron. सही है, Size. कोई एग्जैक्ट सही आ रहा है, सुनो ना कुछ मेरे को एक्चुअली क्या हो गया, देखो सबसे पहले ये देखना, जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो साइज इंक्रीज किए, साइज इंक्रीज करेगा तुम्हारा वो अप टू फ्लोरीन। ये क्या होता है, साइज इंक्रीज, एटॉमिक साइज की बात कर रहा हूं, एटॉमिक साइज डिक्रीजेज ड्यू टू increase in effective nuclear charge, effective nuclear charge। अब एक पेज पलट करके देखो तो लोग पढ़े हुए थे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव। और जब किसी पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो मैंने वहां पे लास्ट में कंक्लूजन बताया हुआ था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का लास्ट पॉइंट, कि किसी भी पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं उसमें जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, जेड इफेक्टिव, वो क्या हो रहा था, वहां पे इंक्रीज कर रहा था। increase, और उसका मैंने कंक्लूजन भी दिया है, कैलकुलेशन भी करके देखा था वहां पे। अब देखो इसका रीजन क्या है कि जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं लोग, तो नंबर ऑफ सेल्स तो इंक्रीज नहीं हो रहा, नंबर ऑफ सेल्स इसमें भी सेकंड सेल, तो नंबर ऑफ सेल्स हमें क्या आ रहा था, सेकंड सेल ही आ रहा, तो सेल नंबर फिक्स है, और सेल नंबर फिक्स अगर है वहां पे तो उसमें इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, ऑब्वियसली बात है, प्रोटॉन भी इंक्रीज करता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, बट नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज नहीं करता, मतलब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज नहीं कर रहा है, और प्रोटॉन नंबर उसका इंक्रीज कर रहा है, और प्रोटॉन नंबर इंक्रीज करने से और नंबर ऑफ शेल्स अगर इंक्रीज नहीं कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट का, उसका अट्रैक्शन काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा उसके न्यूक्लियस के साथ, और अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज होना। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज बोलने का मतलब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ इंक्रीज हो रहा है, और अगर अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है वहां पे, दैट मींस साइज क्या होगा, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो साइज डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो साइज ओवरऑल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, साइज डिक्रीज करेगा, बट जो साइज डिक्रीज करता है वो कहां तक डिक्रीज करेगा, अप टू फ्लोरीन। ओवरऑल साइज की बात करूंगा मैं, यहाँ पे मैं ऊपर लिख लेता हूं ओवरऑल साइज, इस केस का जो साइज रहेगा ओवरऑल, इसके नीचे तुम लोग कंटिन्यू करोगे, यहाँ पे ओवरऑल जो साइज आता है यहाँ पे किसी पीरियड का, तो सबसे ज्यादा इसमें यहाँ तक तो डिक्रीज कर रहा है, बट जो नियोन है तुम्हारा वो कौन सा नोबल गैस, और जो नोबल गैस होता है उसको कौन सा रेडियस देखते हैं, उन्होंने अभी पढ़ा था, वो वैलेंट, मेटालिक और वैंडर। तो नोबल गैस में कितना रेडियस देख रहे थे, Van der Waal radius.
वैंडरवाल रेडियस, और जो वैंडरवाल रेडियस था वो मेटालिक और कोवेलेंट रेडियस से ग्रेटर आ रहा था ओवरऑल। तो नियॉन का जो साइज होता है वो सबसे ज्यादा रहेगा यहाँ पे। सबसे ज्यादा किसका रहेगा? नियॉन का। क्लियर है यहाँ पे? तो नियॉन का सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें वैंडरवाल रेडियस देख रहे होते हैं। इसमें जब कैलकुलेशन करते हैं क्या देखते हैं? वैंडरवाल रेडियस जो कि सबसे ज्यादा होता होगा। और नियॉन का सबसे ज्यादा इस पीरियड में देन किसका रहेगा? लिथियम, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है लिथियम से थोड़ी तक। लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये ऑर्डर आ जाता है यहाँ पे। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे डिक्रीज तो करता है यहाँ पे लेफ्ट टू राइट, बट वो कहाँ तक डिक्रीज करेगा? अप टू क्लोरीन। नियॉन का सबसे ज्यादा रहेगा इस पीरियड में, और फिर नियॉन के बाद फिर क्या रहेगा? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये ऑर्डर को फॉलो सर करेगा। कैमरा थोड़ा नीचे लो ना। आई थिंक अब दिख रहा है प्रॉपर। नीचे क्या सर लिखा नीचे हुआ का है? नहीं दिख रहा। मैं रीड कर दे रहा हूँ। साइज डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। साइज डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो रीजन क्या है यहाँ पे? साइज डिक्रीज है ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये जो यहाँ पे ट्रेंड आ रहा है काफी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। यहाँ पे सबसे ज्यादा साइज किसका होता है? नियॉन का। लास्ट पॉइंट आई थिंक आप सब लोग कर चुके होंगे। साइज डिक्रीज है ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये हम लोग देख रहे थे एटॉमिक रेडियस का टाइप, इसमें एक्सेप्शन हो रहा था जो आगे भी देखेंगे। नेक्स्ट है इसमें आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस, और जो आयोनिक रेडियस होता है वो भी मेनली दो टाइप का रहेगा यहाँ पे। दैट मींस आयंस का रेडियस, वो क्या है इसमें? कैटायनिक रेडियस एंड एनायनिक रेडियस। कैटायनिक रेडियस एंड एनायनिक रेडियस। अब यहाँ पे देखना कि कैटायनिक रेडियस और एनायनिक रेडियस। तो सबसे पहले हम लोग कैटायनिक रेडियस से स्टार्ट करेंगे, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से देखना है। यहाँ पे कैटायनिक रेडियस, अब कैटायनिक रेडियस में यहाँ पे वो कंपेयर करेंगे। मान लेते हैं कि Na आ रहा हो और एक Na+। अब इस दोनों को साइज कंपेयर करना है। एक न्यूट्रल एटम है और उसी एटम का अगर कैटायन बन गया यहाँ पे Na+, तो दोनों में से साइज का ऑर्डर क्या रहेगा? इसका साइज स्मॉल और इसका लार्ज रहेगा। देखोगे ध्यान से। सोडियम के डायग्राम ड्रॉ करो, बताओ। Na+ का छोटा होगा। देखते हैं कंपेयर कर लेते हैं। ध्यान, इसमें लॉजिक क्या है ध्यान से देखो। अब देखिए सोडियम आ रहा है यहाँ पे, न्यूट्रल एटम है यहाँ पे है। इस टाइप से कुछ आ रहा होगा इसमें। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना रहेगा सोडियम के केस में? 11 प्रोटॉन, और अलग अलग ऑर्बिट में 11 इलेक्ट्रॉन भी रहेगा। Na+ के केस में दो ही ऑर्बिट्स होंगे। दो ही ऑर्बिट्स होगा, वो भी बोल सकते हैं। इसका दूसरा रीजन भी है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर चला गया। इलेक्ट्रॉन अभी भी ऑर्बिट तो वहां पे होगा, वो भी दिखा सकते हैं, बोल सकते हैं वही ऑर्बिट वो भी सोचोगे वहां पे। अगर 3 ऑर्बिट को दिखा भी रहे उसके अलग रीजन है। देखो इसमें क्या 11 प्रोटॉन, प्रोटॉन नंबर चेंज नहीं होगा। इसमें 11 इलेक्ट्रॉन, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना रहेगा? यहाँ पे 10 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा तुम्हारा वो क्या होगा? 10 इलेक्ट्रॉन, जो कि अलग अलग ऑर्बिट में रहेगा। एक्चुअली यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 11 प्रोटॉन, इसमें जो 11 प्रोटॉन इसमें भी,
यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा यहाँ पे, और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो जो अट्रैक्शन होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का, तो किस केस में ज्यादा होगा, Na प्लस Na या Na प्लस में? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ, तो किस केस में ज्यादा होगा यहाँ पे वो बताना, Na या Na प्लस? Na plus. Na प्लस, सिंपल सा लॉजिक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि Na प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, प्रोटॉन वही है, तो प्रोटॉन नंबर सेम है, और इलेक्ट्रॉन को वहां पे कम इलेक्ट्रॉन को अगर अट्रैक्ट करें तो इसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और इसमें अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा हो रहा है तो ओवरऑल इसका साइज क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, साइज इसका स्मॉल होगा। तो साइज जो रहेगा यहाँ पे वो क्या रहेगा, इसमें Na का साइज ग्रेटर होगा, Na प्लस का क्या होगा इसमें स्मॉल। इसी को अगर मैं जनरलाइज करूं यहाँ पे, और जो ओवरऑल यहाँ पे साइज आएगा इसमें, वो हमेशा आर का रेट, आर का जो साइज होगा वो आर प्लस से ग्रेटर होगा। आर लिखने का मतलब क्या है, कोई भी न्यूट्रल एटम का रेडियस हो उसका साइज हमेशा ग्रेटर होगा आर प्लस से, कैटायनिक रेडियस। और इसको और भी अगर एक एग्जांपल में और ले लो यहाँ पे, मान लो ए प्लस 1, ए प्लस 2, ए प्लस 3, इस टाइप से आ रहा है यहाँ पे, ए प्लस 1 प्लस 2 प्लस। अब इसमें अगर साइज कंपेयर करना हो, कोई एक एटम ये है जिससे कि +1 चार्ज है, ये न्यूट्रल है, +1 चार्ज, +2 प्लस, इस चारों में साइज का ऑर्डर क्या है, तो पॉजिटिव चार्ज आने से क्या हो रहा है, वहां पे इलेक्ट्रॉन कम होता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा हो +1 में, +2 +3, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उतना इलेक्ट्रॉन इसका बाहर जा चुका है। इस चारों में अगर साइज कंपेयर करेंगे तो साइज सबसे ज्यादा लार्ज किसका होगा यहाँ पे, ए का, क्योंकि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज है उसमें का इलेक्ट्रॉन कम होता जाता है, प्रोटॉन तो सेम है, और इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो सबसे ज्यादा जो साइज रहेगा इसमें ए, A+1, A+2, A+3। क्लियर है? यहाँ पे रीजन क्या होगा यहाँ पे, कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उस एटम पे उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है दैट मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, दैट मींस साइज कॉन्ट्रैक्ट करता चला जाएगा। इसको अगर जनरलाइज भी करें यहाँ पे, कि साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। किसी भी एटम में जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा उसका साइज क्या होगा, कम होता चला जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसको यहाँ पे आता है। तो जब भी हम लोग न्यूट्रल एटम और कैटायनिक रेडियस से कंपेयर करेंगे तो न्यूट्रल एटम ऑलवेज ग्रेटर देन कैटायनिक रेडियस, बस तो जो कैटायन बन रहा हो सेम एटम का बन रहा हो। एक ये भी याद रखना, ऐसा नहीं कि एक न्यूट्रल और एक जो कैटायन है वो डिफरेंट डिफरेंट एटम नहीं, वो सेम एटम का कैटायन बन रहा हो। यहाँ पे लिख भी सकते हो ब्रैकेट में फॉर सेम एटम्स, फॉर सेम एटम्स पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो वहां पे, +1 +2 +2 न्यूट्रल जो भी हो। एंड नेक्स्ट है इसमें एनायनिक रेडियस, समझने के लिए थोड़ा सेकंड में पार्ट को एनायनिक रेडियस। अब देखना जो एनायनिक रेडियस रहेगा इसमें मैं अगर एग्जांपल से स्टार्ट करूं फिर नोट डाउन करना होता है।
ऑक्सीजन, और एक पे दूसरे ऑप्शन पे नेगेटिव चार्ज है O माइनस। इस टाइप से नेगेटिव चार्ज को सर्कल करके दिखा देते हैं यहाँ पे O माइनस। अब यहाँ पे आ रहा है तुम्हारे एक ऑक्सीजन और ये O माइनस। अब इसी दोनों में कंपेयर करना है, एक न्यूट्रल एटम और एक एनायनिक रेडियस आ रहा है। एनायन आ रहा है, इसका रेडियस कंपेयर करना है, इसका जो साइज होगा। अब यहाँ पे सोचना है, देखो ध्यान से, सोचने का तरीका क्या है। इसके लिए मैं अगर यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो क्या इसमें यहाँ पे एक, इलेक्ट्रॉन क्या इसमें भी अलग अलग ऑर्बिट में होगा, एक इलेक्ट्रॉन। O माइनस के लिए क्या होगा यहाँ पे, प्रोटॉन नंबर तो सेम रहना है यहाँ पे, 8 प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे टोटल +9 9। एक नेगेटिव चार्ज आया, दैट मींस इलेक्ट्रॉन ऐड होगा यहाँ पे, तो 9 इलेक्ट्रॉन। अब सिंपल सा तरीका यहाँ पे सोचने का ये है कि प्रोटॉन नंबर यहाँ पे सेम है, 8 प्रोटॉन और 8 प्रोटॉन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, यहाँ पर भी चेंज हो रहा था, 8 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन। 8 प्रोटॉन मिलकर 8 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और 8 प्रोटॉन मिलकर 9 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस केस में ज्यादा होगा, ऑक्सीजन ए वाले ए वाले में, ऑक्सीजन वाले में। बिल्कुल सही सब लोगों का, क्योंकि इसमें कम ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, इसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा। और अगर इसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इसका साइज क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कम होगा। साइज यहाँ पे O माइनस का ज्यादा रहेगा इस केस में। तो जो साइज आएगा इसमें O माइनस ग्रेटर देन O। इसको भी अगर जनरलाइज किया जाए यहाँ पे कि जो साइज आता है तुम्हारा R माइनस का साइज R से ज्यादा होगा, दैट मींस एनायनिक रेडियस ग्रेटर देन न्यूट्रल रेडियस, जो भी न्यूट्रल एटम का रेडियस आता है। और ये हर एक एटम के जो भी एटम रहेगा सबके लिए वैलिड है। मैंने एक एग्जांपल से एक्सप्लेन किया यहाँ पे, और इसको भी अगर हम लोग जनरलाइज करें यहाँ पे, मान लो कि एग्जांपल तुम्हारा इस टाइप से कुछ आ रहा है, a माइनस 1, a माइनस 2, a माइनस 3। अब सब पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है यहाँ पे। अब इस चारों में कंपेयर करने से नोट भी करो, और यहाँ पे कंपेयर करना है कि चारों में से एटॉमिक रेडियस, ओवरऑल जो रेडियस आएगा यहाँ पे, या एटॉमिक साइज, तो किसका ज्यादा होगा यहाँ पे, a माइनस 1, a माइनस 2, a माइनस 3। A-3 का सबसे ज्यादा होगा। सही है, इसमें सबसे ज्यादा किसका रहेगा, a माइनस 2 का। रीजन क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज आने से इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, प्रोटॉन तो सब में सेम है, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम हो पाएगा, क्योंकि प्रोटॉन तो फिक्स है। इसमें जो तुम्हारा साइज आएगा यहाँ पर बताओ, तो सबसे ज्यादा किसका रहेगा, a माइनस 3 का, a माइनस 2, देन a माइनस, देन a। यहाँ पर हम कंक्लूजन क्या बोल सकते हैं इस केस में, तो नोट डाउन कर लो यहाँ पे कंक्लूजन लिख लेते हैं एनायनिक रेडियस वाले का भी। ये दोनों एक इंपॉर्टेंट रिलेशन था कि पॉजिटिव चार्ज के साथ रिलेशन क्या होगा साइज के साथ, और एनायनिक रेडियस में नेगेटिव चार्ज जब रहेगा उसको कैसे रेट करना है जब साइज कैलकुलेट कर रहा हूँ, साइज फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो पॉजिटिव चार्ज के साथ इनवर्टेड प्रोपोर्शनल रिलेशन आ रहा था, नेगेटिव चार्ज के साथ कैसे रिलेशन आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियरली देख पा रहे जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है उसका साइज भी इंक्रीज हो रहा है। तो कंक्लूजन यहाँ पर बोल सकते हैं कि साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, बट वो नेगेटिव चार्ज किस एटम पे आ रहा हो, सेम एटम पे आ रहा हो, और सेम एटम पे नेगेटिव चार्ज आ रहा हो वहां पे। और अगर ओवरऑल रेडियस कंपेयर करना हो यहाँ पे, एक पॉइंट ये भी नोट कर लो, ओवरऑल रेडियस
और जब ओवरऑल रेडियस की बात करेंगे तो यहाँ पे है वो सबसे ज्यादा किसका रहेगा r माइनस देन r प्लस। r माइनस लिखने का मीनिंग क्या है यहाँ पे एनायनिक रेडियस देन न्यूट्रल एटम का रेडियस और फिर ये कैटायनिक रेडियस। यहाँ पे हम देख रहे थे r माइनस और ये r, यहाँ पे r ग्रेटर देन r प्लस, इसी दोनों को मैंने कंबाइन करके ये ओवरऑल रेडियस निकाला है r माइनस ग्रेटर देन r प्लस, ओवरऑल ये ऑर्डर आ जाता है। कोई एक ही एटम एनायन भी बना रहा है और कैटायन भी बना रहा है, उसमें एनायन का रेडियस हमेशा ज्यादा देन न्यूट्रल देन कैटायन का। चलो एक दो एग्जांपल लोग कर लेते हैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन आ रहा तुम्हारा O माइनस O2 माइनस B प्लस 2 Mg प्लस 2 Ca प्लस 2 Sr प्लस 2 Ba प्लस 2 I प्लस 1 I माइनस 1। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे Cr प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6। इसमें कंपेयर करके बताना है कि ऑर्डर क्या रहेगा वहां पे साइज। तो सबसे पहले यहाँ पे O माइनस 2, इसमें क्या आ रहा है तुम्हारा साइज का ऑर्डर O माइनस 2 O2 माइनस O माइनस 2 का सबसे ज्यादा देन O माइनस देन O। सिंपल क्वेश्चन भी तुम्हारा एग्जाम में इसी टाइप से आएगा, द बुकलेट सॉल्व करो तो इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि O माइनस O2 माइनस में साइज का ऑर्डर क्या रहेगा। तो सबसे ज्यादा किसका रहेगा O2 माइनस देन O माइनस देन O। क्लियर है यहाँ पे है। तो यहाँ पे रेट कैसे करें नेगेटिव चार्ज के साथ। अब सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, बेरिलियम सब पे +2 चार्ज है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे यहाँ पे। इसमें सबका सबसे ज्यादा लार्ज साइज किसका होगा यहाँ पे। अब देखना यहाँ पे, अब इसमें देखोगे सबके तो सेम चार्ज आ रहा है +2 बट यहाँ पे देखना कि बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, अब ये ग्रुप का स्ट्रोंशियम एलिमेंट का है। सर, हाँ बताओ। स्ट्रोंशियम का सर। नहीं ये देखो यहाँ पे स्ट्रोंशियम बेरियम भी आ रहा है। बेरियम सर, बेरियम बेरियम ये क्या होगा बेरियम सबसे सर। ज्यादा बेरियम का। बेरियम ये क्या ग्रुप 2 बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। तो एक्चुअल में ये क्या है तुम्हारा एक ग्रुप का एलिमेंट है, ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट बेरिलियम मैग्नीशियम अल्कली कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। और जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज क्या होता है इंक्रीज करता है। तो इसके न्यूट्रल हो या सब पे पॉजिटिव चार्ज हो, तो सब पे सेम चार्ज आ रहा है या सब न्यूट्रल है तो सेमी ऑर्डर को फॉलो करें। यहाँ पे सबसे ज्यादा साइज किसका रहेगा यहाँ पे Ba2 प्लस का, तो साइज इंक्रीज करेगा इस साइड, साइज इंक्रीज। तो सबसे ज्यादा साइज किसका रहेगा Ba2 प्लस का और सबसे कम B प्लस का। तो एक ये ग्रुप का एलिमेंट है, तो खुद से सोचना पड़ेगा ये कि बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम सेकंड ग्रुप का आ रहा है और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज इंक्रीज कर रहा है, दैट मींस सबसे ज्यादा बेरियम। इसमें क्या आएगा I प्लस और I माइनस में है। I माइनस -1 then I and then I I माइनस ग्रेटर देन I और I प्लस। मैंने जस्ट अभी बताया हुआ है
कि सर एटम का अगर एनायन भी बनता और कैटायन भी बनता तो एनायनिक रेडियस ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूट्रल एटम ग्रेटर देन कैटायनिक रेडियस। दैट मींस ऑर्डर क्या है I माइनस ग्रेटर देन I देन I प्लस। और ये लास्ट क्वेश्चन इसमें मतलब क्या रहेगा ऑर्डर साइज का। सर जैसा है वैसा। जैसा है वैसे ही। जैसा वैसे ही रहेगा इसमें। तो सबसे ज्यादा किसका रहेगा इसमें? क्रोमियम का। क्रोमियम। सबसे ज्यादा क्या रहेगा? क्रोमियम का, क्योंकि न्यूट्रल है इसमें +2 +3 +6। तो सबसे ज्यादा चार्जेस जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है साइज क्या होगा? डिक्रीज करेगा। जस्ट वो रिलेशन लिखे हुए हैं। तो सबसे ज्यादा क्या रहेगा? क्रोमियम Cr+2 Cr+3 Cr+6। तुम्हारा क्वेश्चन पूछा जाता है इसी टाइप का यहाँ पे कि वो एटॉमिक साइज किसी ग्रुप में किसी पीरियड में कैसे वेरी करता है और उसका कैटायनिक रेडियस और एनायनिक रेडियस को कैसे रिलेट करता है और उसके साथ साइज का रिलेशन क्या रहा। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे डायरेक्टली तो क्वेश्चन आता ही है और उसको आगे जो भी प्रॉपर्टीज है लाइक आयोनाइज एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे उसमें भी ये काम आता है। उसको भी हम लोग साइज से रिलेट करते हैं क्योंकि साइज का सबको पता होता है कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाता है तो साइज डिक्रीज करता है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाता है तो साइज डिक्रीज करता है। इसी को हम लोग बाकी जो पढ़ेंगे हम लोग वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन, सारी चीजें उसी से रिलेट करते हैं। तो अगर साइज क्लियर है तुम्हारा तो आगे का जो भी पार्ट होगा वो भी क्लियर होगा। एटॉमिक साइज में कुछ एक्सेप्शनल वाला पार्ट अभी भी बचा हुआ है जिसमें फॉर एग्जांपल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इस लेक्चर में। आज का लेक्चर में यहीं तक रखते हैं इसमें, फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर पाएंगे। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली सर। बाय सर। तो ठीक है भाई, हैप्पी दिवाली तुम लोगों को भी। तो दिवाली तो सेलिब्रेट करो ही, बाकी पढ़ाई में ऐसे ही करना है तुम लोगों को कि जब तुम लोग नेक्स्ट ईयर एग्जाम सेलिब्रेट कर सकते। चलो ठीक है, हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू। बाय सर। बाय सर। रिकॉर्डिंग कब अपलोड करेंगे सर? हाँ बताओ। रिकॉर्डिंग कब अपलोड होगी? बिल्कुल मैं अपलोड कर देता हूँ अभी 10 मिनट में अपलोड कर दूंगा। ओके सर। ओके बाय।